सो हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों। एक बहुत ही कॉमन सा डाउट है, ये 11th एंट्रेंस में कई बार इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे भी जा चुके हैं, है ना। तो बच्चों ने मुझसे ये चीज़ें पूछी थी, तो मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ मैं उसके पे, है ना। तो जैसे कि कई बार क्वेश्चन अपना आ जाता है कि कोई भी मेटल है, जैसे कि जिंक ले लिया हमने, है ना, और नाइट्रिक एसिड ले लिया, और इस केस में पूछता है द गैस इवॉल्व, कि गैस कौन सी इवॉल्व होगी, कि गैस इवॉल्व इन द रिएक्शन, है ना, कि कौन इसमें कौन सी गैस इवॉल्व होगी भाई। तो यहां पर हम अगर अप्लाई करें कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जब भी मेटल्स को रिएक्शन कराते हैं एसिड से, तो इसमें बनता है मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये अब तक हमने पढ़ा था भाई। जनरली मेटल्स जो होते हैं वो एसिड्स, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो एसिड में से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो अगर भाई कोई नॉर्मली कोई बच्चा इसका अगर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा, तो वो मेटल सॉल्ट बना देगा, जिंक नाइट्रेट बना देगा, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करा के चला आएगा, है ना। या ऑप्शंस में हाइड्रोजन गैस दिया होगा तो हाइड्रोजन गैस को टिक कर देगा, है ना। लेकिन बच्चों, अगर आप ऐसा कर आए नाइट्रिक एसिड के केस में, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। नाइट्रिक एसिड के केस में कभी भी गैस जो है वो हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ दो एक्सेप्शंस को छोड़ करके। और ऐसा क्यों होता है तो हम आपको बताते हैं, है ना। यहाँ नाइट्रिक एसिड का केस जो होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नाइट्रिक एसिड का केस जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नाइट्रिक एसिड, बच्चों पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, नाइट्रिक एसिड एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ये चीज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड क्या है, कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने वाली होती है, ये इसका ऑक्सीडेशन करवा देता है, और ऑक्सीडेशन करवा के इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, H2O के अंदर। तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती इस केस में। अब आओ देखो, जैसे कि अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं, कुछ केसेस में हमने क्लासिफाई कर रखा है इस चीज को। अब जैसे कि मेटल है, और मेटल मान लो एक्टिव है हमारा। एक्टिव का मतलब क्या है, कि हाइड्रोजन से ऊपर लाई करता है ना, हाइड्रोजन से अबव वाला है हमारा मेटल। और HNO3 डाइल्यूट है ना, HNO3 डाइल्यूट है। तो बच्चों मेटल सॉल्ट बनेगा। अब हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व नहीं होगी, क्योंकि HNO3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या करेगा कि H2O को कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, H2O। तो हर जगह आपको कहीं पर भी हाइड्रोजन इवॉल्व होती हुई नहीं दिखेगी, उसकी जगह पे क्या दिखेगा, H2O दिखेगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, अगर मेटल एक्टिव है और HNO3 डाइल्यूट है, तो गैस कौन सी इवॉल्व होगी, नाइट्रस ऑक्साइड इवॉल्व होगी बेटा। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको आप लाफिंग गैस भी कहते हो, ये गैस इवॉल्व होगी। दूसरा, अगर मेटल हमारा इनएक्टिव है, जी हाँ, इनएक्टिव में भी ये काम कर जाएगा, जैसे कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना ये। जैसे मान लो हमने कॉपर ले लिया, तो कॉपर से रिएक्शन हो जाएगी, तो यहां पर मेटल सॉल्ट बनेगा, और अगेन हाइड्रोजन नहीं इवॉल्व होगी, क्या होगा, H2O बनेगा। और यहां पे जो गैस इवॉल्व होगी बेटा, वो नाइट्रिक ऑक्साइड इवॉल्व होगी, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस जो 99% पूछा जाएगा या पूछा जाता है, सबसे कॉमनली ये है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कि अब अगर HNO3 हमारा कंसंट्रेटेड है, HNO3 हमारा कंसंट्रेटेड है, अब फर्क नहीं पड़ता कि मेटल हमारा एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ही इवॉल्व करेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ही इवॉल्व करेगी। आई बात समझ में। तो बच्चों चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो अब आओ यहां पर, अब हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना भाई। ओके, अब इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मान लिया कि HNO3 हमारा कैसा है, कंसंट्रेटेड है। अगर वैसे कुछ नहीं दिया होता तो डाइल्यूट लेते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर ये क्वेश्चन कंसंट्रेटेड के साथ ही पूछा जाता है, तो कंसंट्रेटेड ही ले लेते हैं, है ना। तो जिंक प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड। अब ये आ गया और आपसे पूछा कि भाई यहाँ पर गैस कौन सी इवॉल्व होगी, है ना, गैस कौन सी इवॉल्व होगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पहले तो मेटल सॉल्ट बन जाएगा, यानी कि अपना जिंक नाइट्रेट बनेगा।
H2O इवॉल्व होगी नहीं क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन करवा दिया जाएगा और वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। और गैस क्योंकि कंसंट्रेटेड है, अब मेटल को तो देखना ही नहीं, कंसंट्रेटेड है तो 100% गैस कौन सी होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही इवॉल्व होगी। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हमारी यहाँ पे इवॉल्व हो गई। तो इस तरह से देखा बच्चों कि नाइट्रिक एसिड के केस में कभी भी हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होती, सिर्फ दो केसेस में। पहली बात, अगर मैग्नीशियम है और HNO3 है डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड नहीं, कंसंट्रेटेड में तो क्या होगी, हाँ ये भी याद रखना, एक्सेप्शन डाइल्यूट के साथ है, कंसंट्रेटेड के साथ नहीं है। कंसंट्रेटेड में तो आंसर NO2 ही लगा के आना है आपको। अगर मैग्नीशियम है और डाइल्यूट HNO3 है तो यहां पर मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा और यहां पर हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगी। ये एक्सेप्शन है, या फिर मेटल हमारा मैग्नीज है और HNO3 है ना, डाइल्यूट, तो यहां पे मैग्नीज नाइट्रेट बन जाएगा, और यहां पर भी गैस हाइड्रोजन ही इवॉल्व होगी। आ रही बात समझ में। तो भाई ये रहे हमारे दो एक्सेप्शंस, लेकिन बच्चों ये वाली बात याद रखना कि एक्सेप्शन सिर्फ डाइल्यूट HNO3 के साथ आता है, कंसंट्रेटेड के साथ नहीं। कई बार एग्जाम में ये धोखा हो चुका है कि आपको मेटल मैग्नीशियम ही दिया लेकिन HNO3 उसने कंसंट्रेटेड कर दिया, फिर पूछा कि गैस कौन सी होती है, तो बच्चे कहेंगे मैग्नीशियम है, HNO3 है, H2 लगाओ, NCERT में दे रखा है। बेटा NCERT में जितने भी एसिड्स लिए हैं वो डाइल्यूट लिए, कंसंट्रेटेड नहीं लिए, ठीक है। कंसंट्रेटेड ले लोगे भैया तो गैस कौन सी होगी, अगर मान लो ये कंसंट्रेटेड होता, ये मान लो कि कंसंट्रेटेड होता तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता, H2 का ऑक्सीडेशन हो जाता, H2O बनता और गैस यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही इवॉल्व करवा के आते हैं। आई बात समझे। तो इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो बच्चों का ये बहुत कॉमन डाउट आता है, दूसरा एक कॉमन है कि सर इसका आंसर क्या होगा, है ना। देखो बच्चों एक बात आप ध्यान रख लो कि KMNO4 और K2Cr2O7 है ना, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, पर्पल कलर का होता है ये ना, इसका कलर भी याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। और ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। और इसका बच्चों कलर याद रखना है आपको, इसका कलर होता है ऑरेंज। KMNO4 का कलर तो बच्चों को याद ही होता है, पर्पल होता है ना, इसका तो कलर याद होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी याद रख लेना, इसका कलर होता है अपना ऑरेंज। ये दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतिहास में जाने जाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से। इसके नाम से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से। और बच्चों एक बात ध्यान रख लो, अल्कोहल को कभी भी अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराएंगे, किससे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो सीधा अल्कोहल, है ना, सीधा अल्कोहल हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर भैया, कार्बोक्सिलिक में, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है भाई। हालांकि ये बात आप सिर्फ ट्रू है 1 डिग्री अल्कोहल में, बट डिग्री ऑफ अल्कोहल जो है वो क्लास 10th का पार्ट नहीं है, तो डिग्री पे हम जाएंगे भी नहीं। तो आपके लिए ये बात ट्रू है। अगर हम 11th-12th के लिए बात करते तो ये बात शायद 100% ट्रू नहीं होती, बट क्लास 10th के लिए ये बात 100% ट्रू है। तो भाई अल्कोहल है, क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सीधा दो कार्बन का अल्कोहल है ना, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक बता दो, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक कौन सा बनेगा भाई, अपना एसिटिक एसिड बना के चले आओ, यहाँ पर बात खत्म। प्रोपेनॉल दे रखा हो तो प्रोपेनॉइक एसिड बना देना। तो ये 2 कॉमनली आस्क्ड डाउट थे बच्चों के 11th एंट्रेंस एग्जाम से, तो ठीक है। तो और बच्चों हमारा नया बैच स्टार्ट भी होने वाला है, एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी हम स्टार्ट करेंगे आगे जा करके, तो उस पर भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके बच्चों।